गुड मॉर्निंग बच्चों, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज हम लोग देखेंगे ना बिहार बोर्ड के क्लास 10th का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। और आपको एक एक करके हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी और आपको यहाँ पर बहुत सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, प्रकाश का परावर्तन, और ये है चैप्टर 1, फिजिक्स का चैप्टर 1। तो चलिए आगे चलते हैं। नंबर 1 में हमारा देखिए क्या है। नंबर 1 में गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा करने में किया करता है। तो देखिए, अवतल दर्पण, ज़्यादातर अवतल दर्पण में उपयोग आता है। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर में चलते हैं। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो ऋणात्मक का मतलब होता है वास्तविक और उल्टा, और धनात्मक का मतलब होता है आभासी और सीधा। फिर आगे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। तो देखिए, वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो इसका हो जाएगा +16, क्योंकि आप जानते हो एक फॉर्मूला होता है F = R/2। और अगर ये अवतल दर्पण होता तो इसमें माइनस हो जाता, ठीक है ना, यानी ये जो -16 हो जाता। इसके बाद हम लोग चलते हैं 5 नंबर में, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो देखिए, परावर्तन का 2 नियम होता है। पहला नियम, आपतन कोण आपतन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, और दूसरा नियम आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए प्रश्न संख्या 6, हवा में प्रकाश की चाल होती है। तो हवा या निर्वात एक ही होता है, हवा या निर्वात में लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर, मुश्किल से थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन लगभग समझिए कि बराबर ही होता है। तो हवा या प्रकाश निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी प्रकाश जो है ना 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर जा सकता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में देखिए, प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। परावर्तन के कितने नियम है। तो परावर्तन के 2 नियम है, अभी हमने आपको जस्ट बताया था। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल में देखिए आपका बड़ा, छोटा, बराबर तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं, लेकिन आपका उत्तल दर्पण में केवल छोटा बनता है, समतल दर्पण में केवल बराबर बनता है। अब देखिए 10 नंबर में क्या करा है, फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध है। तो अभी हमने आपको बताया था F = R/2, तो या तो ये हो सकता है या तो R = 2F। तो आपका दोनों में जो भी मिलता है वो आपका हो जाएगा। तो देखिए F = R/2, यानी ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है। तो अवतल दर्पण, ठीक है ना। ज़्यादातर देखिए, अगर दर्पण की बात हो, किसकी बात हो, दर्पण की, हम लेंस की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, दर्पण की। तो दर्पण में ज़्यादातर जो है ना अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। लेंस में थोड़ा उल्टा हो जाता है, लेकिन आपका इसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 13 में है कि दर्पण सूत्र क्या है। तो देखिए, दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। ये आपका दर्पण सूत्र, और ये भी आपका कई बार पूछा गया। और ये तो इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना कि ये आपका 5 नंबर में भी पूछा जाता है कि दर्पण सूत्र को सिद्ध करें। हम आपको वो भी सिद्ध करने बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, अगर आपको क्लास 10th की तैयारी करनी है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए, आभासी बनता है केवल समतल और उत्तल में, और अवतल ऐसा है ना, अवतल में आपका दोनों बन जाता है। अवतल में क्या बन जाता है, दोनों, यानी आभासी और वास्तविक दोनों। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो आभासी और बराबर। देखिए, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बराबर बनता है और काल्पनिक होता है। तो आभासी या काल्पनिक एक ही नाम है, ठीक है ना, वास्तविक अलग होता है। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 16, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी जो है वो त्रिज्या की आधी होती है। त्रिज्या की क्या होती है,
आदि, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग देखेंगे 17 में किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित कहने का मतलब बड़ा, तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है केवल अवतन दर्पण में। हमने इस बात को आपको आज बहुत बार बताया है कि अवतन दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें आपको बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है और बराबर भी बन सकता है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है ना ईट है, तो देखिए ईट है यानी पारदर्शी का मतलब जिससे कि प्रकाश पार हो जाए, और पारदर्शी मतलब नहीं पार हो जाए, और फिर आपका पारभासी में पार थोड़ा हो जाए, ठीक है ना। तो ईट में क्या प्रकाश पार नहीं होता है, तो ये अपारदर्शी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, शायद 18 नंबर छूट गया था। एक उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा बनता है, तो देखिए उत्तल दर्पण में हमेशा बनता है छोटा और काल्पनिक, ठीक है ना। अब कैसा बनता है, छोटा और काल्पनिक, इसमें कभी भी बड़ा नहीं बन सकता है, ठीक है। आगे अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर में, हमारी आंखें जो देख सकती है वो होती है प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्त वस्तुएं, ठीक है। प्रदीप्त या दीप्त, नाम एक ही का, प्रदीप्त या दीप्त, एक ही व्यक्ति के जैसे दो नाम होते हैं ना, तो उसी प्रकार से ये एक ही शब्द के भी दो नाम है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 21 में एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकेंड से आ रहा है, तो उसका प्रतिबिंब कैसे आएगा। देखिए अगर आप किसी दर्पण में जिस स्पीड से जाओगे ना, तो उसमें 2 गुना स्पीड से वापस दिखता है। कितना स्पीड से दिखता है, 2 गुना स्पीड से। अगर वो 3 मीटर प्रति सेकेंड से आ रहा है तो उसको दिखेगा कितना, 6 मीटर प्रति सेकेंड। संयुग्मी फोकस संभव है केवल अवतल दर्पण में। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, 20 दूनी 40 सेंटीमीटर। अब देखिए यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वो आपका हो जाएगा क्या, अवतल दर्पण, ठीक है। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़ा हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है, तो सीधा दर्पण हमेशा बनता है समतल या उत्तल में, क्योंकि आप अवतल में उल्टा बन जाता है, ठीक है। अवतल में क्या बन जाता है, उल्टा बन जाता है। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 26 में, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है, तो वो दर्पण होगा उत्तल, ठीक है। आगे चलते हैं, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है ध्रुव तथा फोकस के बीच में। उत्तल दर्पण में आपका प्रतिबिंब जो बनता है ध्रुव तथा फोकस के बीच में, इसीलिए वो हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 28 में, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह क्या करे, वह प्रकाश को परावर्तित करे। यानी देखिए अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर इस पर प्रकाश पड़ रहा है, तो अगर जब तक ये परावर्तित नहीं करेगा प्रकाश को, तो उसको हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो प्रकाश परावर्तित होकर हमारे आँखों तक पहुँचता है, हम उसी वजह से उस वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रकाश एक क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। अब आगे देखते हैं 30 नंबर में, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें, अवतल दर्पण से फोकस के चलती किरणें जो होती है वो प्रकाश प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। अब देखिए 31 नंबर, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। तो देखिए समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो है ना केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर कभी नहीं उतार सकते हैं। अब देखिए प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण का 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तो उसका परावर्तन कितना होगा। तो देखिए टोटल होता कितना है, 90 डिग्री, तो ये 60 डिग्री से आ रहा है, तो इसका परावर्तन कितना होगा, 30 डिग्री। कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया। तो वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। आगे चलते हैं, देखिए अब हम लोग 35 नंबर में, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में मिल सकता है। ये बात हम आपको कई बार आज बता चुके हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो आपको समतल, उत्तल, अवतल तीनों में मिल सकता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब की अगर बात हो जाए तो वो आपको केवल अवतल दर्पण में मिलता है।
उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? देखिए उल्टा कभी नहीं होता है, सीधा और उल्टा भी नहीं होता है, हमेशा सीधा होता है क्योंकि ये काल्पनिक होता है। ठीक है ना। अब उसके बाद देखते हैं जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से गमन कर जाता है, निकल जाता है, पार कर जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब होगा, देखिए अगर ऋणात्मक हो तो उल्टा, ऋणात्मक हो तो उल्टा, और अगर धनात्मक हो तो सीधा। प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने माध्यम में वापस लौटता है, मान लीजिए ये एक सतह है, ये क्या है? सतह है। ये आया प्रकाश और वापस यहीं लौट गया, तो इसी को क्या बोलते हैं? परावर्तन। लेकिन अगर ये पार हो जाए, लेकिन ये क्या हो जाए? पार हो जाए, तो उसको बोलते हैं अपवर्तन। ठीक है ना। अगर अपने माध्यम में वापस लौट जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अगर ये दूसरे माध्यम में चला जाए तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। अब आगे देखते हैं सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। तो देखिए सोलर कुकर मान लीजिए ये एक प्रकार का कुकर है जो कि क्या करता है, यानी प्रकाश जो होता है ना उसको इस पे जमा करता है, जिस वजह से यानी खाना बन पाता है। क्योंकि आपको पता है कि सोलर कुकर या सोलर से बने जितने भी उपकरण होते हैं उसमें आपका सौर प्लेट का उपयोग होता है जो कि सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है? जमा करता है और उसे खाना बनाने में उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 41 में। सर्च लाइट का परावर्तक सतह है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, क्योंकि देखिए हम आपको अभी तुरंत प्रूव कर देंगे। आप एक पाइप लीजिए, एक क्या लीजिए? पाइप से देखिए तो आपको आर पार दिख जाएगा, यानी प्रकाश क्रॉस कर रहा है तब ना दिख रहा है। लेकिन अगर पाइप को आप बीच से टेढ़ा कर दीजिए और आप देखिए तो आपको नहीं दिखेगा, जिससे पता चलता है कि प्रकाश किस रेखा में चलती है? सीधी रेखा में। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण। देखिए ये हमारा मान लीजिए कोई क्या सतह है, ये हमारा अभिलंब है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो जो आपतित किरण कोण बनाती है इसको बोलते हैं आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो परावर्तन के साथ बनाती है यानी परावर्तित किरण उसको बोलते हैं परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। अब देखिए आगे अब हम लोग चलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है तो काल्पनिक सीधा होता है। काल्पनिक क्या होता है? सीधा। और वास्तविक क्या होता है? उल्टा। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब अपने ज़िंदगी में हमेशा सीधा होता है लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब अपने ज़िंदगी में हमेशा उल्टा होता है। अब हम लोग चलेंगे 45 नंबर में। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो देखिए आवर्धन का मतलब होता है ना प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो आपको एक बात याद दिला दूं कि हमने आपको बताया था समतल दर्पण में प्रतिबिंब बराबर बनता है। कितना बनता है? बराबर बनता है। अगर मान लीजिए प्रतिबिंब की ऊंचाई 5 है तो वस्तु भी कितना होगा? 5। तो ये कटेगा तो कितना आएगा? 1। क्या कभी भी ये छोटा या बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है, कभी भी ये छोटा बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं 1 के बराबर। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरने वाली फोकस पर क्या होती है? अपसारित हो जाती है। ये क्या करता है? फैला देता है। लेकिन अवतल दर्पण जमा करता है। ठीक है ना। अवतल दर्पण अभिसारित करता है, जमा करता है, लेकिन उत्तल दर्पण अपसारित करता है, फैला देता है। गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन होता है, समतल दर्पण में नहीं होता है। ठीक है ना। गोलीय दर्पण में होता है, समतल दर्पण में नहीं होता है। गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मानता है? जैसे देखिए हमारा ये गोलीय दर्पण है तो इसमें यहाँ पर आपको याद होगा कि एक ध्रुव होता है जिसे हम लोग पी के नाम से बोलते हैं ना। तो जितनी भी दूरी को हम लोग मापेंगे ना ये इसी से मापेंगे, पोल से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे। ठीक है। तो इसका हो जाएगा क्या? ध्रुव। अब आगे देखते हैं अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल के फोकस पर बनता है तो उसका आवर्धन क्या होगा? तो उसका आवर्धन होगा m बराबर 0। ठीक है ना, क्योंकि वो बड़ा या छोटा नहीं है। तो आगे अब हम लोग चलते हैं क्योंकि उसका जो ऊंचाई है ना वो 0 हो जाएगा, उसका ऊंचाई क्या हो जाएगा? 0।
आगे देखते हैं, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। देखिए आपको एक बात याद दिला दूं, अभी तक हमने आपको बताया था कि दर्पण में सबसे ज़्यादा उपयोग लगभग जो है किसका होता है, अवतल दर्पण का। तो कुछ लोग सोच रहा होगा कि उत्तल दर्पण का कहीं ना कहीं तो उपयोग आता होगा ना, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण का जो सबसे अधिक प्रचलित और सबसे अधिक जो उपयोग है, सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाने वाला उपयोग है, तो वो आपका होता है साइड मिरर, यानी गाड़ी का क्या होता है, साइड मिरर। क्योंकि उसमें देखिए आप देखते हैं आईना जो होता है उसका बहुत छोटा रहता है। आप मोटरसाइकिल में देख सकते हैं सामने में, लेकिन पीछे से अगर बड़ा ट्रक भी आ रहा हो तो उसमें आसानी से दिख जाता है। और हमने आपको बताया कि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। परावर्तन का नियम है, तो परावर्तन का नियम होता है आई बराबर आर, यानी एंगल आई बराबर आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि आपका परावर्तन का दूसरा नियम है, ठीक है ना। तो परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, या बोले तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब हम लोग देखते हैं 52 नंबर में, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच है, तो प्रतिबिंब प्राप्त प्रतिबिंब होगा। देखिए प्राप्त प्रतिबिंब होगा यानी कहाँ है, फोकस और ध्रुव के बीच में, तो ये आपका हो जाएगा आभासी और बड़ा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चाहे वो अवतल रहे, उत्तल रहे, गोलीय रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोकस दूरी जो है ये हमेशा त्रिज्या की आधी होती है। ये आपका एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी ये कभी भी बदलने वाला नहीं है। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो ये अनंत पर। देखिए जब अनंत से आएगा ना, तो ये दोनों जो कटता है ये आपका फोकस पे यहाँ पे कटता है, यानी फोकस पर बनेगा। निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है, तो देखिए समांतर किरण पुंज आपको अवतल में मिल सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किसमें प्राप्त हो सकता है, तो उत्तल दर्पण में, ठीक है ना। उत्तल दर्पण में हमने आपको हमेशा बताते आ रहे हैं कि छोटा और आभासी उत्तल में प्राप्त होता है। अब देखिए हम जो है इस चैप्टर के अंतिम तक पहुंच चुके हैं, और जहां तक कि मुझे उम्मीद है अगर आप इतना पढ़ लेते हो ना, इतना ऑब्जेक्टिव, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इसमें आपका इससे बाहर कोई ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप हर चैप्टर की तैयारी करिए, आपका ऑब्जेक्टिव काफ़ी मजबूत हो जाएगा। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो आभासी प्रतिबिंब देखिए आपका तीनों में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि अभी हमने आपको बताया था ना कि आभासी प्रतिबिंब जो है वो आपका तीनों में प्राप्त हो जाता है, लेकिन आपका अगर वही बात हो जाए वास्तविक प्रतिबिंब की, तो वो आपका केवल अवतल दर्पण में प्राप्त होता है। आगे चलते हैं, देखिए प्रश्न संख्या 58 में परावर्तन का कोण होता है, तो देखिए अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि ये आपका अभिलंब है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसी को बोलते हैं परावर्तन का कोण। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी है। आभासी प्रतिबिंब का दर्पण पर कहाँ बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब मान लीजिए कोई भी दर्पण हो, तो अगर जब तक ये दर्पण के पीछे प्रतिबिंब ना बने ना, तो उसको आभासी नहीं बोल सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, पीछे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है फिजिक्स का चैप्टर 1, ठीक है ना, जिसे कि हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हमने इसका सारा ऑब्जेक्टिव आपका समाप्त कर दिया केवल एक वीडियो में। इसमें आपका VVI ऑब्जेक्टिव थे 60 VVI ऑब्जेक्टिव से एक कम, यानी 59 ऑब्जेक्टिव हमने आपको बताया। तो इसी प्रकार से अगर आप क्लास 10th की तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आप इस चैनल से जुड़ जाएं। हाँ, अब आपके मन में देखिए ये प्रश्न आता होगा कि YouTube पर तो और भी बहुत सारे क्लास हैं, तो हम वहाँ पे जुड़े रह सकते हैं, तो यहाँ पर जुड़े रहने का क्या फ़ायदा। तो देखिए हम आपको एक बात बताते हैं, मान लीजिए कि आप कहीं पे जुड़े हुए हो, ठीक है ना, और आप वहाँ पे पढ़ भी रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे भी जुड़ जाते हो और यहाँ पे भी आपको कुछ सीखने को मिलती है, क्योंकि हर टीचर कुछ ना कुछ अलग तो सिखाते ही हैं। अगर आपको कभी टाइम मिले तो यहाँ पे भी सीख सकते हो, या हो सकता है आगे चल के आपको लगे कि नहीं यहाँ पे भी काफ़ी बेटर है, आप यहाँ पे भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। आपको सब्सक्राइब करने का तो कोई पैसा लग नहीं रहा, तो
आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।